साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस क्लास में जैसे सीटी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्ज़ाम थी उसके अंदर अपन लोगों ने क्या किया था, MCQ के द्वारा रिवीजन किया था और उसमें से जो सीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो कुछ क्वेश्चन मिले भी थे। तो उसी कड़ी के अंदर आज अपन सीटी जो 12th लेवल है उसके लिए MCQ बैच लेके आए। MCQ की एक सीरीज है साइंस की, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे हैं और अप्रोक्स 40 के 50 क्वेश्चन हैं, तो उनके बारे में अपन यहाँ पे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करें। देखो, अगर आपको हमारा एक बात ध्यान रखना, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ध्यान रखें। एक एक क्वेश्चन की अपन डिटेल में व्याख्या यहाँ पे देखेंगे, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बताता रहूँगा। देखो, सबसे पहले आज का अपना जो क्वेश्चन है इसके बारे में देखिए। पेन कौन सा ठीक रहेगा बता दो, देखें कमेंट करके। ये वाला ठीक रहेगा ना? चलो कोई नहीं। देखो, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, यानी कि संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए कि संक्रांति क्षेत्र का मतलब क्या होता है। वह क्षेत्र जो एक कॉमन भाग की तरह कार्य करता है। छोड़ो इसको, हमें नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। जैसे मैं आपको कहूँ कि जैसे मेरा ये वाला हाथ था, एक ये वाला हाथ था और दोनों को मैंने इस तरीके से लगा लिया। अब ये अंगूठा था, अब यहाँ पे मान लो कोई भी मैंने जैसे यहाँ पे कुछ भी एक वस्तु रखी हुई थी, या ऐसे मानो कि मैं आपको कहूँ कि जैसे अपने पास में एक गोला ये था, दूसरा गोला ये था, यानी कि अपने पास में ये दो गोले थे। अब इस गोले के अंदर तो जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये कोई कमरा है, इस कमरा नंबर है, इसको मैंने बी दे दिया, इसको कमरा नंबर ए दे दिया, रूम नंबर ए, रूम नंबर बी। अब इन दोनों में जैसे मान लो इस रूम के अंदर अपन जैसे मैं कहूँ आपको कि यहाँ पे लड़के रहते हैं और इधर मैं कहूँ आपको कि यहाँ पे कौन रहती हैं, लड़कियाँ रहती हैं। देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको अच्छे से समझना। अब यहाँ पे है कि इधर वाले ए वाले जो क्षेत्र है इसके अंदर सिर्फ लड़कियाँ आ सकते हैं और बी वाला जो क्षेत्र है इसमें कौन है, लड़कियाँ हैं। अब इधर से ये जो लड़के हैं ये क्या है, लड़कियाँ। अब इन दोनों को अलग अलग रखा गया है, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन भाग दे दिया इन्होंने कि यहाँ पे एक कॉमन भाग बना दिया। यहाँ पे लड़के भी आ सकते हैं और कौन आ सकती हैं, लड़कियाँ आ सकती हैं। जैसे ए वाले भी आ सकते हैं और बी वाले भी। सॉरी, देखो ए वाले भी आ गए, बी वाले भी आ गए। अब इन दोनों का जो कॉमन भाग है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, संक्रांति क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होगा, अपन एक नया बन गया क्षेत्र, यहाँ पे इसको सी नाम दे दिया और इस सी को क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। तो दो समुदाय हो गए जिसमें मान लो एक समुदाय ए था, एक समुदाय बी था। अब इस समुदाय में जैसे इधर लड़कियां थी, इधर लड़के थे और इनके बीच का जो कॉमन भाग यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, इसको अपन ने सी नाम दिया और इसको क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। अब देखो इकोटोन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन अधिक बनते हैं। जैसे कथन कारण दे देगा, फिर आपको कहेगा। जैसे देखो इधर मैं मान लो यहाँ पे जैसे लड़के लड़कियों को मैं अलग कर दूँ और फिर मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया कि यहाँ पे जैसे लड़का है, चलो लड़की है मान लिया मैंने इस बात को, यहाँ पे दोनों आ गए। अब मैंने किसी अनजान व्यक्ति को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई आप इसमें से देख के मेरे को ये बताओ। उसको इसका पता नहीं, ए और बी का कुछ भी पता नहीं उसको। मैं कहूँ कि ये ए वाले लोग इधर से आए हैं या इधर से आए हैं, तो क्या अपन बता सकते हैं, क्या नहीं बता सकते, क्योंकि अपने को तो पता ही नहीं है कि ए वाले कहाँ से आए थे, बी वाले कहाँ से आए थे। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोर प्रभाव बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये कोर प्रभाव बीच में क्या आ गया। कोर प्रभाव का मतलब होता है कि इकोटोन के जीवों को देखकर अपन ये निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा किस समुदाय से आया है। बताओ देखें, क्या इकोटोन में यहाँ पे मैं कहूँ कि बी कहाँ से आया है, बता सकते हो क्या देख के? नहीं बता सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से आया था। तो कोर प्रभाव क्या कहता है कि इकोटोन के जीवों को देखकर अपन ये निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा किस समुदाय का जीव है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया कोर प्रभाव। इकोटोन का मतलब जहाँ पे दोनों समुदाय की जो जातियां हैं या जंतुएं हैं वो विचरण कर सकते हैं। इकोटोन की जैव विविधता देखो, अब जैसे बी समुदाय में तो एक ही प्रकार की थी, लड़कियां थी, ए में भी लड़के थे, एक ही थे, लेकिन यहाँ पे दो है। तो मैं कह सकता हूँ कि इकोटोन की जो जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, वो समुदाय की तुलना में क्या होती है, बेहद ही कम होती है या अधिक होती है। इकोटोन की जैव विविधता समुदाय की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि इकोटोन जो है इसकी जैव विविधता क्या होती है, अधिक। किससे अधिक होती है, समुदाय से। इकोटोन की जैव विविधता समुदाय से क्या होती है, अधिक होती है। और इसका जो संक्रांति क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, इकोटोन।
तो बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कमेंट करके बताओ। आपको पसंद आए हमारा ये वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और बताना कि आपको कोई अगर क्वेश्चन में ऐसे मान लो कि कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता दिया करो। जैसे हम कमेंट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन करवा देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इकोटोन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो प्रथम पोषक स्तर होता है इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है। मैंने इकोलॉजी एनवायरनमेंट की पहले जो क्लास ली थी उस क्लास के अंदर भी मैंने बताया था, आपको इसके बारे में डिटेल से समझाया था, और एक बार मैं फिर से यहाँ पे चर्चा कर ही देता हूँ अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। कि अगर अपन बात करें, जैसे मैं कहूँ आपको, अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? पोषण स्तर के बारे में। और पोषण स्तर के बारे में ये कह रहा है, अब पोषण स्तर में क्या कह दिया इसने? देखो प्रथम पोषक स्तर। अब अपने को क्या लगेगा कि अपन T1 मानते हैं प्रथम पोषण स्तर को, तो अपन कह देते हैं कि ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि क्या है अपना गलत है। क्यों? अब आप कहोगे कि सर इसमें तो T1 दे रखा था तो ये प्राथमिक ही तो होगा, फिर आपने गलत क्यों बता दिया इसको? भाई इधर ध्यान दो, अपन लोग जब पिरामिड का निर्माण करते हैं तो आधार सतह पे हमेशा कौन होता है? आधार सतह पे होते हैं हमेशा उत्पादक। कौन होता है? आधार सतह पे उत्पादक। फिर उत्पादक के बाद में यहाँ पे कौन आ जाएगा? उपभोक्ता, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आ जाएगा द्वितीयक, और फिर आ जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। तो अब इसका नामकरण जब अपन करते हैं तो इसको क्या मानते हैं? T1 ऊर्जा लेवल मानते हैं, इसको T2 मानते हैं, इसको T3 मानते हैं, इसको T4 मानते हैं, और T3 के अंदर अब जैसे आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लें, जैसे अपन बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। जैसे देखो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में मैं बता ही दूं आपको यहाँ पे कि जैसे एक तो होता है जैविक घटक, और एक जो घटक होता है इसका वो होता है अजैविक घटक। अच्छे से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैविक घटक में तो कौन आते हैं? जो भी सजीव है वो आएंगे। अजैविक घटक में कौन आएंगे? जो निर्जीव है वो आएंगे। यानी कि जैविक घटक में तो सभी क्या आते हैं? सजीव आते हैं, और अजैविक घटक में कौन आएंगे? निर्जीव आते हैं। अब निर्जीव जैसे अपन बात करें कि पर्वत पठार ये सब चीजें किस में आ जाएगी? अजैविक घटक में। जैविक घटक जो है ये 3 प्रकार का होता है। इसमें कौन कौन आएंगे? देखो एक तो आएगा उत्पादक, फिर इसके साथ में आ जाएगा उपभोक्ता, और उपभोक्ता के बाद में क्या आ जाएगा? अपघटक आ जाएगा। उत्पादक, उपभोक्ता और क्या आ गया? अपघटक आ गया। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक जो है वो स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर अपन जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, उपभोक्ता जो है कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता की बात है, उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के उपभोक्ता कौन कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब मैंने पिछले जो वीडियो था अपना डिटेल में अपन ने चर्चा की थी इकोलॉजी एनवायरनमेंट के बारे में, तब मैंने आपको कहा था कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है ये भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं किस पर? उत्पादक पर। तो ये जीव कैसे होते हैं? शाकाहारी जीव होते हैं। कैसे होंगे? शाकाहारी। फिर द्वितीयक उपभोक्ता जो है वो भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर? प्राथमिक के ऊपर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मांसाहारी। क्या बोलेंगे? मांसाहारी। और तृतीयक उपभोक्ता प्राथमिक पर भी और निर्भर इस पर भी, तो इसको क्या बोलेंगे? सर्वाहारी बोलते हैं। अब देखना प्राथमिक उपभोक्ता, अब आपसे कहते हैं कि शाकाहारी जंतु है वो कौन से स्तर में आएंगे? आपसे क्वेश्चन चेंज भी कैसे भी हो सकता है। देखो प्राथमिक का तो हो गया, अब मैं कहूँ आपको कि जो शाकाहारी जंतु है वो किस में आएंगे? इधर देखना, मैंने कहा कि शाकाहारी किस में आएंगे? प्राथमिक में आएंगे। तो प्राथमिक ये वाला हो गया, और इसका स्तर कौन सा हो गया? प्राथमिक का स्तर कौन सा हो गया? प्राथमिक जंतु किस में आएंगे? T2 के अंदर आएंगे। T2 पोषण स्तर के अंतर्गत कौन से आते हैं? शाकाहारी जंतु आते हैं। फिर देखो मांसाहारी, मांसाहारी किस में है? यहाँ पे देखना मांसाहारी किस में है? द्वितीयक उपभोक्ता में है। तो मांसाहारी जंतु किस में आएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता में। अब इधर आओ, द्वितीयक उपभोक्ता को कौन सा पोषण स्तर माने थे अपन? T3 में। तो ये कैसा हो जाएगा? T3 पोषण स्तर हो जाएगा इसका। फिर है हरित पादप। हरित पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका मतलब कैसे हुए? स्वपोषी हुए। अब देखो स्वपोषी या उत्पादक होंगे, यहाँ पे देखो आराम से किस में आएंगे? ये T1 के अंदर आ जाएंगे। तो ये किस में आ जाएगा? T1 में आ जाएगा। फिर है सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु किस में है? तृतीयक उपभोक्ता। अब तृतीयक उपभोक्ता में देखो आप किस में आएगा? T4 में आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? T4। ये चारों का बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब आप इसका आंसर बता दो कमेंट करके कि प्राथमिक पोषक स्तर जो है वो किसके अंतर्गत आएगा?
कमेंट करते रहो, ऐसे क्लास को चालू रख के देखने से या रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, साथ साथ में पढ़ते रहो, इसको रिवाइज ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं फास्टली करवा रहा हूँ और डिटेल में करवा रहा हूँ। तो प्राथमिक पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आएंगे? देखो T2 ये हो गया द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक और चतुर्थ। तो इसमें क्या आ जाएगा? हरित पादप जो है वो किसके अंदर आएंगे? प्राथमिक या प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आएंगे। फिर देखो पेरिस्कोप जो है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पे, पेरिस्कोप नहीं है, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे फिर बोलोगे। यहां पे आप कर लो प्रकाशिक तंतु, बोले तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? क्या लिखना था अपने को? प्रकाशिक तंतु। देखना प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताओ। देखिए प्रकाशिक तंतु है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पे, पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे, विवर्तन के सिद्धांत पे, परावर्तन के सिद्धांत पे। अब जैसे ये लाइट वाला टॉपिक आ गया तो मैं थोड़ा बता दूं आपको डिटेल में। यहाँ पे देखो लाइट वाला टॉपिक है अपना, थोड़ा सा अपन इसके बारे में जो आए हुए क्वेश्चन है उन पे चर्चा कर ही लेते हैं। देखो कि प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। सर्वाधिक वेग की बात करें निर्वात के अंदर होता है, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर अपन जैसे बात करें कि हमें वस्तु की दिखाई देती है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु के हमारे लिए क्या करती है? दृश्यमान बनाती है, यानी कि देखने योग्य बनाती है। अब इससे रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, दुर्वर्ण है, ये सब चीजें क्या है? देखो एक एक को समझते हैं। मैं बात करूं यहाँ पे जैसे परावर्तन शब्द लिखा हुआ आ गया, देखना परावर्तन का मतलब समझना क्या है। परावर्तन, परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कोई परावर्तक सतह है और ये क्या है? कोई अभिलंब है। मैं कह रहा हूं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, लेकिन परावर्तन की घटना के दौरान आपतित जो प्रकाश की किरण होती है इसको I से प्रदर्शित करते हैं, और जो परावर्तित प्रकाश की किरण होती है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। अब देखो आपतित प्रकाश की किरण जो है ये अभिलंब के साथ में जो कोण बनाएगी उसको क्या बोलेंगे अपन? आपतन कोण। और परावर्तन कोण किसको बोलेंगे? जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में कोण बनाएगी उसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। अब मैं आप कहोगे कि सर इतने इजी क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? अरे भाई मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये जो सतह है इसको अपन क्या नाम देते हैं? परावर्तक सतह। अब एग्जामिनर क्या करेगा? जब भी क्वेश्चन देगा आपको तो वो लिख देगा कि आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ में जो कोण बनाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या आपतन कोण बोलेंगे क्या उसको? क्या इस वाले कोण को आपतन कोण बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि परावर्तन में जो कोण बनता है वो किसके साथ में बनता है? अभिलंब के साथ में बनता है, ना कि परावर्तक सतह के साथ में बनता है। तो ये माइनर चीजें होती हैं, ये एग्जामिनर एग्जाम टाइम में वैसे डिप्रेशन में रहते हैं तो क्या करते हैं अपन लोग इसको फास्टली में भूल जाते हैं कि क्या था, ध्यान नहीं दे पाते। तो तभी मैं कह रहा हूं आपको कि ये वाला कोण नहीं होगा, आप इसको ध्यान रखना। आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ में जो कोण बनाएगी उसको आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ में जो कोण बनाएगी उसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। ये कह रहा है कि प्रकाशिक तंतु अपवर्तन में क्या होगा? अपवर्तन में जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर, विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब के पास में आएगी। फिर है पूर्णांतरिक परावर्तन में क्या होता है? पूर्णांतरिक परावर्तन में क्या होगा कि जैसे क्रांतिक कोण से अधिक कोण पे कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह क्या हो जाती है? उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? पूर्णांतरिक परावर्तन। अब मैं कह रहा हूं कि प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर्स, देखो ऑप्टिकल फाइबर्स कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे अपन टेक्नोलॉजी के अंदर भी इनको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये जैसे प्रकाश की किरण इसके अंदर जाएगी तो ये क्या होगी? बार बार सतह से टकराएगी, फिर यहाँ पे आके टकराएगी, फिर इसको इधर जाना था, फिर इधर जाएगी, फिर इधर टकराएगी, फिर इधर, फिर इधर, इस तरीके से चलता रहता है। तो ये क्यों काम में लिया जाता है कि सिग्नल्स जो होते हैं उनको लंबी दूरी तक अगर अपने को भेजना होता है तो अपने को क्या काम में लेना होता है? प्रकाशिक तंतु। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है
आपसे आशा है कि आपको जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसके आंसर पता होंगे और जो मैं बता रहा हूँ डिटेल वो आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। ल्यूमेन एकक किसका है? ल्यूमेन एकक यानी कि ल्यूमेन जो इकाई है किसकी है? कमेंट करके बताओ। देखिए, ज्योति फ्लक्स की है, ज्योति तीव्रता की है, प्रतिदीप्ति घनत्व की है या चमक की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। अपवर्तन से रिलेटेड है। जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाती है। फिर है देखो, ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? अब जैसे आपने घरों में देखा होगा कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो लाइन आती है लगभग 11,000 की समथिंग आती है। फिर उसके बाद में अपन घर में काम में लेते हैं या ट्यूबवेल वगैरह चलाने में काम में लेते हैं, तो वहाँ पे ऊर्जा की हमें क्या होती है? कम आवश्यकता होती है। तो देखो, क्या एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है क्या? नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर कभी भी ऊर्जा को बदलता नहीं है। डीसी को एसी में बदलता है क्या? नहीं बदलता। डीसी वोल्टेज का अध्ययन करने के लिए नहीं होता, एसी वोल्टेज का अपचयन उपचयन करने के लिए। ये बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज आएंगे उसका मान अगर कम होगा, धारा कम होगी तो धारा के मान को बढ़ा देगा, अगर धारा अधिक होगी तो उसके मान को क्या कर देगा? नियंत्रित कर देगा, जिससे जो विद्युत उपकरण है उनको क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर को प्रयुक्त किया जाता है। फिर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ये सिलेबस में लिखा हुआ है ऑक्सीकरण और अपचयन। मैं थोड़ा बता दूं, इधर देखना। सबसे पहले अपने पास में है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण, और एक होता है रिडक्शन, बोले तो अपचयन। सीधा सा आप बिल्कुल छोटा सा तरीके से ध्यान रख लेना, कुछ भी नहीं करना। ऑक्सीकरण में तो ऑक्सीजन का योग हो जाएगा और अपचयन में क्या हो जाएगा? जैसे देखो, ऑक्सीकरण में तो क्या होगा? प्लस O2 होगी, यहाँ से माइनस H2 हो जाएगी और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन हो जाएगी। अब जैसे ऑक्सीडेशन की मैं एग्जांपल दूं जिनमें ऑक्सीजन ऐड होती है। खाद्य पदार्थ खराब होते हैं, खाद्य पदार्थ के अंदर चिप्स की जो थैलियाँ होती हैं ना, उसके अंदर गैस भरी जाती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, सबको पता है। अब देखो, जैसे वो नाइट्रोजन गैस अपन बाहर निकालते हैं, अब मैं आपसे यही क्वेश्चन कर लूँ कि नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि वो हवा के संपर्क में नहीं आए, हवा के संपर्क में नहीं आएंगे तो खराब नहीं होंगे, तो उसके लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? दो शब्द यहाँ से बेहद महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो होता है जैसे यशद लेपन, सॉरी, एक तो होता है संक्षारण और एक होता है विकृत गंधिता। अब मैं आपसे यही कह दूं कि संक्षारण किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का या रिडक्शन का? ऑक्सीकरण का या अपचयन का? तो आप कहोगे कि सर संक्षारण का मतलब ही नहीं पता हमें, हम कैसे बता दें इसका आंसर क्या आएगा? देखो मैं बता रहा हूँ। संक्षारण का मतलब क्या होता है कि जब वायुमंडल में नमी उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, कोई भी जो मेटलिक होते हैं या मेटल जो होते हैं धातु, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो संक्षारित हो जाते हैं। यानी कि धातु अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो वह क्या हो जाएगी? संक्षारित हो जाएगी। और लोहे की वस्तु पे क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। और जंग का फॉर्मूला भी आप ध्यान रखना, Fe2O3.XH2O। ये क्या है? जंग का फॉर्मूला है। अब देखना, मैं यहाँ से और क्वेश्चन बताऊंगा आपको। मैं आपको कहूँ कि जंग से लोहे को, मैंने कहा कि संक्षारण क्या होता है कि जो धातु वायु के संपर्क में आती है या जलवाष्प के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण। जंग का फॉर्मूला Fe2O3.XH2। अब देखो, आप कहोगे कि सर आपने इसका कारण तो बता दिया, लेकिन समाधान कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। समाधान में क्या है कि जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। लोहे को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की। जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। और इस जस्ते की परत को लोहे की वस्तु के ऊपर चढ़ाना क्या कहलाएगा? यशद लेपन। क्या कहलाएगा साथियों? यशद लेपन कहलाता है। यानी कि लोहे की वस्तु या धातुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? यशद लेपन बोलते हैं। अगर धातु वायु में इसके संपर्क में आने पे खराब होगी तो उसे क्या बोलेंगे? संक्षारण। अगर मान लो खाद्य पदार्थ खराब होंगे उसके वायु के संपर्क में आने से तो उसको अपन क्या बोल देंगे? विकृत गंधिता। इसके अंदर जो गैस भरी जाती है कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन का योग हो जाएगा।
ऑक्सीजन का योग हो जाएगा यहाँ पे, और रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करवा दिया आपको। अब बता दो सीधा आंसर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का अलग होना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। बताओ देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ये भी इसके अंदर शामिल है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे इसमें। तो देखो क्या ऑक्सीजन का जुड़ना है, क्या ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं ना, आओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन, मैंने क्या कहा था, ऑक्सीजन का ऐड हो जाएगा, तो ये इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होगा, देखो ऑक्सीजन हटेगी प्लस में हाइड्रोजन हो जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, रिडक्शन में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन का जुड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कटे हुए सेव का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। बताओ, पहले तो आप मेरे को यही बताओ कि जो सेव होते हैं उनमें किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कि कौन से तत्वों की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्या आयरन की अधिक होती है, क्या पोटेशियम की अधिक होती है, क्या एल्यूमिनियम की अधिक होती है, या क्या सोडियम की अधिक होती है। बताओ, जो सेव होता है ना, सेव में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, बताओ, कमेंट करके बताओ। देखना, ध्यान रखना, हमेशा सेव जो होता है उसके अंदर आयरन की मात्रा अधिक होती है। आयरन जो होता है यानी कि लोहा, जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा किसका निर्माण करेगा, आयरन ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो ये वायु के संपर्क में, वायु से क्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है, आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। अब देखो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, सीटी का सिलेबस का टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। देखो जो परिवर्तन होते हैं मैंने बताया अभी आपको 2 प्रकार के, कौन कौन से, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होंगे, अब जैसे मैं आपको कहूं, इससे पहले आप थोड़ा सा समझना यहाँ पे कि अपन लोग जैसे बात करें कि कोई भी अभिक्रिया है, अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, जनरली अपन पढ़ते हैं इस बात को। कुछ अभिक्रियाएं होती हैं उत्क्रमणीय होती हैं, और कुछ जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसी होंगी, अनुत्क्रमणीय। कैसी होंगी साथियों, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। देखो नाम से स्पष्ट है, उत्क्रम का मतलब क्या होता है, चेंज यानी अपोजिट होना या उल्टा होना। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे होती हैं जिसमें रिएजेंट जो होता है इससे प्रोडक्ट का निर्माण हो जाए और प्रोडक्ट से वापस किसका निर्माण हो जाए, रिएजेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएजेंट वापस बन जाए, उसको तो बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या रिवर्सिबल रिएक्शन में आप मेरे को ये बता सकते हो क्या कि क्या एक बार चेंज हो गया तो क्या वापस चेंज हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं, अनस्टेबल होती हैं। कैसी रिएक्शंस होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, अर्थात अस्थायी अभिक्रियाएं होती हैं। फिर जैसे बात करें अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की, तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होगा, रिएजेंट से प्रोडक्ट का निर्माण तो हो जाएगा लेकिन वापस से प्रोडक्ट से रिएजेंट का निर्माण नहीं होता। ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि अपन दूध से दही का निर्माण करना होता है, ठीक है, तो क्या दही से वापस दूध बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद का निर्माण तो हो गया लेकिन उत्पाद से वापस क्रियाकारक नहीं बन रहा, इसको अपन क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है ये कैसा होगा, स्थायी परिवर्तन होगा। आई बात समझ में। अभिक्रिया 2 प्रकार की है, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया अस्थायी होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया स्थायी होती है। आओ इधर बात करते हैं भौतिक परिवर्तन को। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आपने जो भौतिक परिवर्तन लिखा है ना सर, ये कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। और मैं कह रहा हूं रासायनिक परिवर्तन जो होता है ये कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। अब बताओ क्या कोई एग्जाम्पल देने की आवश्यकता है क्या आपको, नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो आप ऐसे देख लेना कि क्या, देखो मैंने कहा कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, तो आप कहोगे कि सर अगर ये उत्क्रमणीय है ना तो ये कैसा होगा, अस्थायी होगा, यानी कि क्रियाकारक से उत्पाद भी बन जाएगा और उत्पाद से क्रियाकारक भी बन जाएगा। फिर देखो अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय कैसा है, मैंने कहा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कैसा होता है, स्थायी होता है। इसमें क्या होगा, क्रियाकारक से उत्पाद बन जाएगा लेकिन उत्पाद से क्रियाकारक नहीं बनेगा। और जो भौतिक परिवर्तन होगा इसमें क्रियाकारक से उत्पाद बनेगा और उत्पाद से वापस किसका निर्माण हो जाएगा, क्रियाकारक का निर्माण हो जाएगा। अब सुनना अच्छे से, मैंने कंप्लीट टॉपिक करवा दिया उसको, सिलेबस में लिखा है ना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, कंप्लीट हो गया। सेव वाले एग्जाम्पल से अभी समझाऊंगा आपको, देखना। ये क्या कह रहे हैं कि अपन छोड़ो, इसको नहीं पता अपने को कुछ भी। मैं कह रहा हूं आपको कि आप जब अपन लोग जैसे सेव खाते हैं, हर कोई खाता है, ठीक है, अपन उसको
काटते हैं, काट के उसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं, एक अपन हाथ में लेके खाने लगते हैं, 3 को प्लेट के अंदर रख देते हैं। तो अपन देखते हैं कि कुछ जब लास्ट एंड तक खाते रहते हैं तो अपने पास में जो रखा हुआ है उस पर ब्राउन कलर की परत आ जाती है। तो क्या अपन उस ब्राउन कलर की परत को हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते। इसका मतलब कैसा है? स्थायी है। स्थायी है तो कैसा है? अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय है तो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं है। मैं आपको कहूं कि दूध का दही में बदलना कैसा है? आप कहोगे कि सर दूध का दही में बदलना, हमें तो पता ही नहीं। मैं कह रहा हूं अरे आप लोग वहां पे क्यों जा रहे हो कि ये क्या कह रहे हैं? आप देखो, दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदल जाएगा। क्या दही से दूध बना लेंगे? अस्थायी है। अस्थायी है तो कैसा है? अनुत्क्रमणीय है। उल्टा नहीं हो रहा इसका, अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय है तो कैसा है? रासायनिक है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कटे हुए सेव के लिए आयरन ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है? अब देखिए, ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है और थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि एक जैसे इकोटोन वगैरह, इकोटोन अपन ने पढ़ लिया, कोर प्रभाव अपन ने पढ़ लिया। एक होता है स्थानिक प्रजातियां। क्या होता है? स्थानिक प्रजातियां। और इसके साथ में एक शब्द अपन और पढ़ेंगे यहां पे कि स्टोन प्रजातियां। अब आप कहोगे ये क्या आ गए, दो बीच में ही है तो नहीं इसमें? अरे नहीं है तो क्या बात हो गई, अपन पढ़ेंगे ना इसको, कंप्लीट है। देखो, स्थानिक प्रजातियां क्या होती है? नाम से स्पष्ट है कि वे प्रजातियां जो किसी स्थान विशेष पर पाई जाती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? स्थानिक प्रजातियां। क्या हुआ? वे प्रजातियां जो किसी स्थान विशेष पे पाई जाती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? स्थानिक प्रजातियां। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे जैसे न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड में जो है इनको क्या बोलते हैं? क्या पाए जाते हैं? कीवी। ऑस्ट्रेलिया की अगर अपन बात करें, ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या आ जाएगा? कंगारू। अब यहाँ पे देखो, फिर है की स्टोन प्रजातियां। वे प्रजातियां जिनकी संख्या तो कम है, यानी कि जिनकी संख्या तो बेहद कम है लेकिन उनका होना क्या है? बेहद आवश्यक है। जैसे अपन बात करें कि अगर जंगल के अंदर शेर नहीं होगा तो बाकी जंतुओं की संख्या बढ़ेगी, बाकी जंतुओं की संख्या बढ़ेगी तो क्या पारिस्थितिकी तंत्र सही रह पाएगा? क्या नहीं रहेगा। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो क्या होगा? असंतुलित होगा। देखो, कीस्टोन प्रजातियां का एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जंगल में शेर। अब सुनना अच्छे से, स्थानिक प्रजातियां तो क्या है? वे प्रजातियां जो किसी स्थान विशेष पे पाई जाती है, स्थानिक प्रजातियां कहलाती है। वे प्रजातियां, अब जैसे मैंने कहा न्यूजीलैंड में कीवी, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, और यहाँ पे मैं लिख दूं मॉरिशस। मॉरिशस में एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है डोडो पक्षी, और ये जो डोडो पक्षी है ये क्या है? विलुप्त है, विलुप्त हो गया है। ये स्थानिक प्रजाति थी। कीस्टोन प्रजातियां जिनकी संख्या कम है। देखो, अब ये कह रहे हैं विलुप्त जंतु कौन सा है? पहले तो मैं कहूं आपको कि इसका सही आंसर क्या आ गया? डोडो पक्षी। हमें तो पता ही नहीं था क्या है डोडो पक्षी, पहली बार नाम सुने थे। कोई बात नहीं। देखो, टाइगर तो है, टाइगर जिंदा है, भारत में है। हाथी भी देखे हैं, कौवे भी देखे हैं, डोडो पक्षी नहीं देखा, तो विलुप्त कौन सा हो गया? डोडो पक्षी क्या है? विलुप्त है। और ये कहाँ की, कैसी प्रजाति थी? स्थानिक प्रजाति। मॉरिशस की स्थानिक प्रजाति थी जिसका नाम क्या था? डोडो पक्षी। और ये कैसी है? विलुप्त है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को अपन क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है? क्या बात कर रहे हैं? रक्त प्लाज्मा की, और इसमें जल। देखो, अगर ब्लड के बारे में आ गया ना तो पढ़ाता हूं मैं आपको कि ब्लड जो है ये किस किस का संगठन है? ब्लड दो है, संगठन किसका है? एक तो है प्लाज्मा का, और ब्लड में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है ये कितने परसेंट होती है? 55% होती है। और जो रक्त वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियां हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 45%। अब रक्त वाहिनी में कौन आएगा बताओ? आरबीसी आ जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल सर आ जाएगा। डब्ल्यूबीसी आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। और इसके साथ में एक और क्या आ जाएगा? प्लेटलेट्स आ गया। रक्त वाहिनियां जो है 45%, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहाँ पे देखो प्लाज्मा जो है कितना है? 55%। अब प्लाज्मा के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो होता है जल। जल जो होता है इसकी मात्रा होती है 90 से 92%, और इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है 8 से 10%।
ब्लड के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 8 से 10% होती है। और जल की मात्रा कितनी होती है? 90 से 92% होती है। अब प्रोटीन जो है कितने प्रकार की होगी? यहाँ पे प्रोटीन है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। फाइब्रिनोजन के साथ साथ में एल्बुमिन पाई जाती है। एल्बुमिन के साथ साथ में ग्लोबुमिन प्रोटीन पाई जाती है। एल्बुमिन और ग्लोबुमिन। रक्त के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? प्रोटीन की मात्रा 8 से 10%, 3 प्रकार की होती है, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुमिन। आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या बात कर रहा था? रक्त प्लाज्मा। आओ इधर, रक्त प्लाज्मा कहाँ है? प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा की मात्रा तो कितने परसेंट है? 55%। फिर कह रहे हैं कि इसमें जल की मात्रा कितनी है? 90 से 92%। तो देखो कहाँ पर है, ये रहा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया? 90 से 92%। अगर 90% जल माने तो 10% क्या हो जाएगी इसके अंदर? प्रोटीन। और 45% क्या है? रक्त वाहिनियां हैं। बताओ, अगर क्या आपको समझ में आ रहा है? वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ में कनेक्ट करो। अगला क्वेश्चन देखो, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप समस्थानिक, संबारिक, समन्यूट्रॉनिक की बात कर रहे हैं। तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रेडियो सीसा होगा, रेडियो कोबाल्ट होगा, रेडियो फास्फोरस होगा, रेडियो आयोडीन होगा। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ आंसर क्या आएगा इसका। ऐसी वीडियो को चला के रखने से क्या ही फायदा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखो, अपोहन, जिसको अपन डायलिसिस बोलते हैं, अपोहन इकाई बोले तो कृत्रिम गुर्दा में जो तरल भरा होता है वह लगभग प्लाज्मा जैसा होता है। यानी कि जो अपन आर्टिफिशियल या जो गुर्दे का निर्माण करते हैं, कृत्रिम गुर्दे का, इसके अंदर जो प्लाज्मा भरा होता है, इसमें इनमें अंतर केवल यह होता है कि तरल के अंदर, देखो क्या कह रहे हैं, ब्लड में भी प्लाज्मा होता है। जैसे मैंने अभी देखना पीछे वाले क्वेश्चन में बताया आपको कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा की मात्रा होती है कितने परसेंट होती है? 55% होती है। और इसमें जल 90 से 92 और प्रोटीन कितना होता है? 8 से 10%। देखो आओ इधर, अब ये कह रहे हैं कि ये इसे अलग क्यों है? इसमें अंतर केवल यह होता है कि इस तरल में देखना, क्या ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है? गलत है, ये नहीं होगा। क्या यूरिया की मात्रा अधिक होती है? यूरिया नहीं होता है, यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताओ क्या आ जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पहले। प्राकृतिक गुर्दे की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि कृत्रिम गुर्दा, जिसको अपन अपोहन बोलते हैं, में जो तरल भरा होता है वह लगभग प्लाज्मा जैसा ही होता है, लेकिन इसमें अंतर होता है। क्या कह रहे हैं कि प्लाज्मा से अलग होने का रीजन क्या है? इसका रीजन क्या हो जाएगा कि इसके अंदर जो यूरिया होता है इसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे टेक्निकल टीम के अलग अलग एक्सपेरिमेंट हैं। कभी क्वेश्चन को इस तरीके से लिखते हैं, कभी इस तरीके से, कोई बात नहीं, दिख रहा होगा सही तरीके से। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एडीएच, देखो सबसे पहले एडीएच को समझने, छोड़ो उसको नहीं पता हमें, मैं एक बात करूं यहाँ पे विटामिन सी की, एस्कोर्बिक इसका वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम होता है। अब अपन क्या करते हैं कि अपने जो एडीएच हार्मोन है, इसमें जैसे ये क्या करता है, मूत्र के स्रावण को बढ़ाता है, एडीएच की कमी होगी। जैसे विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो मूत्र के साथ में ज़्यादा बाहर निकलता है। अब देखो एडीएच हार्मोन क्या होता है कि हमारे मूत्र में से जो खनिज लवण और विटामिन होते हैं उनका अवशोषण करता है। अब ज़्यादा एल्कोहल का श्रावण करने से व्यक्ति में क्या होता है? एडीएच की कमी हो जाएगी, जिससे विटामिन सी की भी क्या हो जाएगी? विटामिन सी का अवशोषण नहीं होगा, वो उसका श्रावण हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो विटामिन सी की भी क्या हो जाती है? कमी। अब देखना ये क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में एडीएच का श्रावण बढ़ जाता है? एडीएच का श्रावण किस में बढ़ता है? हाइपरकेलेमिया, अति पोटेशियम रक्तता। अगला है हाइपरनेट्रीमिया, ये क्वेश्चन है ना, ऐसे इंग्लिश में भी देता है, अति सोडियम रक्तता, हाइपोकेलेमिया, अल्प पोटेशियम रक्तता, हाइपोनेट्रीमिया, अल्प सोडियम रक्तता। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडीएच का श्रावण बढ़ जाता है किस स्थिति में? जब अति सोडियम रक्तता होती है, यानी कि हाइपरनेट्रीमिया के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, दोनों प्रकार की होती है, दोनों ही नहीं होती। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, लेकिन प्रकाश तरंगे कैसी हो जाएंगी? अनुप्रस्थ तरंगे इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न कथनों में से सही कथन कौन सा है, यानी कौन सा कथन सत्य है?
बताओ इसका करेक्ट आंसर, कमेंट करके इसका आंसर बताओ क्या आएगा। मैं पढ़ता हूं क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परावर्तित कर देते हैं। देखो, हरे पादप होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसके अंदर जो क्रिया होती है वो कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मिलने वाली रासायनिक जो प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा होती है उसको किस में चेंज करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। अब मैं कहूँ, आप कहोगे कि सर पादप ही क्यों बनाते हैं, जंतु क्यों नहीं बनाते? क्योंकि पादपों की जो हरे पादप होते हैं उनकी पत्तियों में एक वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक, जो प्रकाश की किरणों का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो ये क्या है, करेक्ट है। पौधों में पर्णहरित होता है, बिल्कुल सही है। फिर है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, ये क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक और दो सही, कहाँ दिख रहा है, ए में एक सही, एक और दो सही, ये इसका करेक्ट आंसर है। साथ साथ में ना, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर भी करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ में कनेक्ट करो। देखिए, हम लोग यहाँ पे कंटेंट बनाते हैं, मानते हैं कि हम लोग कम क्लास ले पाते हैं, लेकिन जो क्लास लेते हैं बेहद ही आपके लिए मोस्ट है। ऐसे मान लो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके आपके सामने लेके आए हैं, तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते रहो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बर्फ की बूंद गोलाकार होती है ऊपर से गिरने के कारण, सतही तनाव के कारण, जल की श्यानता के कारण, वायु घर्षण के कारण। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वर्षा की बूंद का गोल होना किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सतही तनाव का कारण, जिसको अपन बोलते हैं पृष्ठ तनाव। सतही तनाव का मतलब क्या होता है पता है, पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद क्या होती है, गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन देखो, साबुन के बुलबुले में प्रकाश की ये यहाँ पे है, किस घटना के कारण रंग दिखाई देता है। अपन लोग जब कपड़े को वॉश करते हैं उस टाइम पे अपन देखते हैं कि पानी के अंदर है ना अपने को रंग बिरंगी गुब्बारे नजर आते हैं। तो इसका कारण क्या है, क्या प्रकीर्णन होगा, क्या व्यतिकरण होगा, क्या विक्षेपण होगा, क्या ध्रुवण होगा। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताते रहो फास्टली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण क्या होता है कि साबुन के पानी के अंदर जो बुलबुले होते हैं वो हमें कैसे प्रतीत होते हैं, कलरफुल, रंगीन दिखाई देते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया है। हाँ, नाइट्रोजन का स्थिर, जैसे कुछ पेड़ होते हैं उसकी जड़ों के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, उसके स्थिरीकरण के लिए यानी कि नाइट्रोजन के संग्रहण के लिए उसके अंदर, एक मिनट रुकना, हेलो, कोचिंग क्लास में फिर देखना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया है, कौन सा है, रोजोस्पिरिलियम है, प्लाज्मोडियम है, एनापेक्टर है, राइजोबियम है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइजोबियम क्या करता है कि जो पादप होते हैं, मटर के पादप की जो जड़ें होती हैं उनमें पाया जाता है, और ये किसका कार्य करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। फिर देखो अगला, मस्तिष्क के किस भाग में या किस भाग की खराबी के कारण स्मृति हानि होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। यानी कि स्मृति हानि का मतलब क्या कह रही है, ये याददाश्त कमजोर होगी। अब ये किसके अंदर आएगा, किसकी बात कर रहा है, याददाश्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, सेरिब्रम। यानी कि मस्तिष्क का जो सेरिब्रम वाला पार्ट है ये क्या है, याददाश्त को बनाए रखने का कार्य करता है। अब सेरिब्रम ही नहीं होगा तो क्या मस्तिष्क में क्या होगी, जो मनुष्य है उसकी याददाश्त क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, गुणसूत्रों का संघनन रिक्त स्थान दे रखा है में देखा जा सकता है। प्रस्ताव फर्स्ट है, एनाफेज फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रस्ताव क्या, इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, यही होगा, गुणसूत्रों का संघनन प्रस्ताव फर्स्ट। हाँ बिल्कुल। अगला देखो, इनमें से कौन सी परितारिका की विशेषता नहीं है। परितारिका आइरिस की बात करें जो हमारे मानव नेत्र में होता है। अब मानव नेत्र के बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ डिटेल्स यहाँ पे। जैसे मानव नेत्र जो है कुछ इस तरीके का आकार होता है, इस तरीके से होता है।
यहाँ पे जो अंदर वाला भाग है इसको अपन बोलते हैं, यहाँ पे ये क्या है, रेटिना। और रेटिना पर भी अगर बात करें अपने से कि स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पित्त बिंदु पर बनता है। स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, पित्त बिंदु पर बनता है। और मानव नेत्र में यहाँ पे जो लेंस लगा हुआ होता है ये कैसा होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से बनने वाला जो प्रकाश होता है, वो जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। लेकिन मस्तिष्क के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बना दिया जाता है, सीधा बना दिया जाता है। अब आपसे है ना आँख से, नेत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, एक अलग से क्लास लेके आऊँगा, उसके लिए उसमें डिटेल में बता दूंगा जो भी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण चीज़ें। मानव नेत्र के लिए एक अलग ही क्लास बना दूंगा 10-15 मिनट की, उसमें सब डिटेल बता दूंगा। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि परितरिका जो है वो किसका भाग है, अपारदर्शी है, गलत है। पारदर्शी होती है। यह सिलियरी बॉडीज की निरंतरता है, गलत है। यह रंगा हुआ है, गलत है। यह श्वेत पटल का भाग है, बिल्कुल सही है। रक्तक पटल, श्वेत पटल, दर्द पटल, 3 पटल होते हैं। देखो यह है रक्तक पटल, श्वेत पटल, दीर्घ, ये है दृष्टि पटल, तो इसको बोलते हैं, ये दर्द पटल है, ये रक्तक पटल है। फिर इसके अंदर स्पष्ट दृष्टि का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, पित्त बिंदु पर, पूछे तो रेटिना पर। न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अधिकतम कितनी होती है, अनंत होती है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, सीधा मस्तिष्क के द्वारा कर दिया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत पटल का एक भाग। अब जैसे आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कुछ जंतु होते हैं उनकी आंखें हैं रात में चमकती हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है कि कुछ जंतुओं के अंदर जैसे प्रकाश यहाँ से आएगा, जैसे ही लेंस से टकरा के अंदर प्रवेश करेगा तो यहाँ पे एक वर्णक पाया जाता है, और इस वर्णक का नाम क्या है, टेपिटम वर्णक। ये टेपिटम वर्णक भी जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश क्या होगा, परावर्तित होगा। परावर्तित होगा तो वापस लौट के आएगा और हमें क्या होगा, दिखाई देता है। तो आंखें उनकी क्या होती है, चमकती हुई प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सही मेल है, डाउन सिंड्रोम 21 गुणसूत्र, सिकल सेल एनीमिया X गुणसूत्र, हीमोफीलिया Y गुणसूत्र, पार्किंसिस X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र। तो बताओ इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। डाउन सिंड्रोम के लिए कौन सा गुणसूत्र है, 21वां। ये बिल्कुल क्या है, सही सुमेलित है। आगे देखो, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। ओजोन की मोटाई मापने की इकाई क्या है, बताओ। सी एवर्ट्स है, डॉप्सन इकाई है, मेल्सन इकाई है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बताओ, देखिए कमेंट करके क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, सब लोग कमेंट करके बताते रहो आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डॉप्सन इकाई इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखो आगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन, नीचे कुछ आपको बहुपक्षीय सम्मेलन 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, इसमें से क्या बताना है, में से कौन सा स्थायी कार्बन प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए था। मानव स्वास्थ्य के पर्यावरण की रक्षा के लिए और कार्बनिक प्रदूषक जो हैं इनको कम करने के लिए या इनसे रक्षा से संबंधित था। बोन सम्मेलन ये नहीं था, स्टॉकहोम सम्मेलन, रोटरडेम सम्मेलन, बेसल सम्मेलन। तो इसके लिए सही सम्मेलन कौन सा हो जाएगा, स्टॉक सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, जिससे पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे किससे संबंधित, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित, तो वो किस में आ जाएंगे, स्टॉकहोम सम्मेलन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व एलिमेंट उपयोग में लिया जाता है क्योंकि, बताओ। जो विद्युत के हीटर होते हैं या बिजली के जो हीटर होते हैं इनके अंदर नाइक्रोम का तार काम में लिया जाता है या नाइक्रोम धातु का वायर काम में लिया जाता है, क्या कारण है इसका। पहला है इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, बिल्कुल सही है कि अगर प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस इसका अधिक होगा तो इसको काम में लिया जाएगा, जल्दी से खराब नहीं होगा। गलनांक अधिक होता है, बिल्कुल सही है। इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी कारणों से इसका मतलब क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी कथन सही है। अपन बात करें कि नाइक्रोम का जो वायर होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होगा, और इसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधकता है, वो भी क्या होगी, अधिक होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक ही ताप व दाब पर, समान ताप व दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं, गैसों से संबंधित। गैसों से संबंधित आपको यहाँ पे कुछ नियम दिख रहे होंगे। एक तो है कौन सा, बॉयल का नियम, फिर है चार्ल्स का नियम, गैलोसे का नियम, अवोगाद्रो नियम, डाल्टन का नियम, आदर्श गैस का नियम। आदर्श गैस के नियम की अगर अपन बात करें, जैसे अपन मैं कहूँ PV बराबर क्या होता है, nRT होता है, जिसमें ताप दाब सब कुछ इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है। अवोगाद्रो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलोसे का आयतन संबंधी नियम, अवोगाद्रो का परिकल्पना या अवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा।
बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा अवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम, जिसमें अपन लिख सकते हैं कि V समानुपाती क्या होता है, N होता है। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी की बात कर रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल है? नहीं, ऑक्जेलिक अम्ल भी नहीं होगा, सिट्रिक अम्ल भी नहीं होगा, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी को थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए, तो इसकी डिटेल वगैरह आप पढ़ लेना कि इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। सबसे अधिक आवश्यकता भी मनुष्य को कौन से विटामिन की होती है? विटामिन सी की ही होती है। फिर देखो, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? ये कह रहे हैं कि जब मैं आपको कहूं कि जो रेनबो है, अपन पढ़ते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसमें प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, VIB GYOR, जिसमें अधिकतम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल कलर की, न्यूनतम होती है वॉयलेट कलर की, ये सब चीजें। तो देखो इंद्रधनुष जो बनता है कि जैसे वर्षा की बूंद यहाँ पर है, या इससे पहले देखना मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या है कि जैसे ये प्रिज्म है, जैसे ही कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे आपतित होगी, ऐसे जानी थी, लेकिन ये क्या होती है, ऐसे चली जाती है। अब देखना इसका कौन सा है, ये VIB GYOR विबग्योर हो गया। जैसे जैसे अपन V से R की तरफ चलेंगे, लेमड़ा जो है तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और लाल रंग का विचलन जो है, इधर से इधर आएंगे तो विचलन क्या होगा? बढ़ेगा। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, विचलन सबसे कम होता है, इसीलिए जो खतरे के निशान है वो कौन से कलर के बनाए जाते हैं? लाल कलर के। और इसमें ध्यान रखना, माध्य रंग ग्रीन को नहीं मानते, किसको मानते हैं? येलो को मानते हैं। येलो होता है माध्य रंग। ये कह रहे, अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ से प्रकाश था, यहाँ प्रिज्म था, इधर प्रतिबिंब बन रहा है, तो देखो वर्षा की बूंद यहाँ थी, वर्षा की बूंद भी प्रिज्म की भांति कार्य करने लग जाती है। प्रकाश मान लो जैसे सूर्य इधर था, इधर से प्रकाश आएगा तो इसका इंद्रधनुष किधर पैटर्न जो बनेगा वो किधर बनेगा? विपरीत दिशा में। तो सूर्य के सामने बनेगा क्या? नहीं बनेगा, सूर्य की दिशा में बने, सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगा। बिल्कुल सही आंसर है इसका कि इंद्रधनुष जो है वो हमेशा किस ओर बनता है? सूर्य की विपरीत दिशा में। देखो अगला क्वेश्चन, उभयचर और सरीसृप के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है? मछली कहलाती है, प्रोटोथेरिया कहलाती है, पेरीपेट्स कहलाती है, या सिमेरिया कहलाती है? उभयचर व जो सरीसृप हैं इनके बीच की योजक कड़ी है वो क्या कहलाएगी? सिमोरिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी मैंने बताया था कि लोहे की सतह पर लगाया गया पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है। क्यों बचाता है? यह लोहे से रासायनिक क्रिया करता है, यह CO2 को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है, यह लोहे की रासायनिक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन ला देता है, यह ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। बताओ इसका करेक्ट आंसर। मैंने पहले इसके बारे में डिटेल में बता दिया था। लोहे की वस्तु है, लोहे की वस्तु के ऊपर जब हवा के संपर्क में आएगी तो संक्षारित होगी, संक्षारित होगी इसका मतलब क्या हुआ? जंग लगेगी। जंग का फॉर्मूला Fe2O3.XH2O होता है, मैंने बता दिया। फिर इसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, और जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यह शब्द लेपन कहलाता है। अब बता दो आप लोग कि इसको जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे ही वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प या नमी के संपर्क में आएगी, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, संक्षारित हो जाएगी। और ये प्रक्रिया जो है, ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। तो देखो ये क्या है, ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से क्या करता है? रोकता है, जिससे वस्तु या लोहे की जो धातु है वो खराब नहीं होती। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही कथन का चयन कीजिए? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। नदी की जल का pH अम्लीय वर्षा के कारण घट जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अम्लीय वर्षा होगी। देखो यहाँ पे 0 से 14 तक की संख्या होती है, बीच वाली संख्या 7, आशुद्ध जल जो होता है उसका pH मान 7 होता है। अब एसिड इसके अंदर डालेंगे तो इसकी pH क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और अम्लीयता का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो सही कथन कौन सा है? 1, 2 और 3 कहीं दिख रहे हैं क्या? उपरोक्त सभी, ये आ गए ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। बताओ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। पहले क्या लिखा है कि टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है? परिरक्षक के रूप में, इनको खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है? सोडियम एसीटेट है, सोडियम बेंजोएट है, फॉर्मिक अम्ल है,
सोडियम सिलिकेट सेलिसिलेट है। जैसे मैं जैसे बात करूँ विनेगर वगैरह, ये जो होते हैं ना, ये इनको परिरक्षक के रूप में काम में लिए जाते हैं, यानी कि इनको खराब होने से बचाने के काम में लिए जाते हैं। तो बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा कि टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों को परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक जो है वो कौन सा हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि निम्न में से एक असत्य कथन है। नीचे आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से ये कह रहा है कि इसमें से गलत कथन है वो कौन सा है, उसका पता लगाओ। तो देखो बात कर रहा है किसकी, साबुन की। अब मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि साबुन से अपन लोग जब कपड़े वॉश करते हैं तब अपन देखते हैं कि पानी के अंदर हमें कुछ बुलबुले दिखाई देते हैं और वो चमकते हुए प्रतीत होते हैं। क्या रीजन है उसका, व्यतिकरण है, व्यतिकरण के कारण ऐसा प्रतीत होता है। अब देखो साबुन की अपन बात करें तो साबुन क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम की जो वसी अम्लों के एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे RCOONA प्लस में NaOH ले लेते हैं या KOH को काम में ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो साबुन जो होता है ये प्रबल अम्ल होता है क्या, नहीं होता है, और दुर्बल क्षार से मिलकर बना होता है क्या, ये गलत बात है, क्योंकि ये तो प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो ये दुर्बल क्षार कैसे होगा कि NaOH और जो KOH समूह है ये तो अम्ल की भांति व्यवहार करता है, ये क्षार नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, पहला ही इसका गलत हो गया। क्या कह रहा था, असत्य कथन। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ये है कठोर जल Mg+2, ये क्या लिखा है Mg+2 है, और यहाँ पे है Ca+2। ये ध्यान रखना जब भी एलिमेंट्स को लिखते हैं तो फर्स्ट जो वर्ड होता है इसका उसको कैपिटल लिखते हैं और सेकंड स्मॉल में आता है, और इसके ऊपर जो होता है वो इसका आवेश क्या है, चार्ज क्या है, उसको रिप्रेजेंट करता है। देखो उपस्थित होते हैं, फिर है लैंगिक आकर्षण, फेरोमोन्स हार्मोन्स जो होता है उसकी वजह से होता है, का उपयोग कीट नियंत्रण में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के लिए व्युत्पन्न अपमार्जक कहलाते हैं, ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि असत्य कथन का चयन कीजिए, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, इसमें पहला ही कथन असत्य है, क्योंकि साबुन प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर नहीं बना होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताओ, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। बताओ देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। आवेश के बारे में बात कर रहे हैं, विद्युत धारा का टॉपिक है। अब देखना अच्छे से, किसकी बात कर रहे हैं, आवेश की बात कर रहे हैं। आवेश का मतलब देखो, आवेश का वैसे फॉर्मूला तो क्या होता है, कूलाम होता है, मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। अब मैं बात करूं विद्युत धारा की। अब जैसे मान लो कि कोई भी एक विद्युत परिपथ है और विद्युत परिपथ में कुछ इस तरीके से बल्ब लगा हुआ है, इधर कुंजी लगी हुई है और इधर जो है ये बैटरी लगी हुई है। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। अब जैसे मैं कहूँ कि इस वाले बिंदु से एक निश्चित बिंदु से कितनी मात्रा आवेश की प्रवाहित हो रही है, वो क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। मैं कहूँ कि किसी विद्युत परिपथ से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। फॉर्मूला क्या हो गया, I = Q/T हो गया। अब देखना, अब आप कहोगे कि सर Q क्या है, आवेश है, आवेश प्रवाहित हो रहा था किस में, T समय के अंदर, यानी एकांक समय के अंदर। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, समय को। अब देखो आवेश का मात्रक तो क्या है, कूलाम है, और समय का मात्रक अपन क्या काम में लेते हैं, सेकंड काम में लेते हैं। तो कूलाम अपॉन सेकंड बराबर जो है वो किसके होता है, एम्पियर के। यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एक तो हो गया एम्पियर, एम्पियर के अलावा क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकंड हो गया। अब ये कह रहे हैं कि आवेश का अन्य मात्रक क्या है, देखना इधर, क्या मैं Q = IT लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो I क्या है, अब मैंने कहा था कि I = Q/T है, तो मैं क्या Q = IT लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। Q क्या है, आवेश है, आवेश ये आ गया। I क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो बताओ आवेश का अन्य मात्रक क्या आ जाएगा अपने पास में। देखो मैंने क्या कहा आपको कि यहाँ से एक कोई निश्चित बिंदु मैंने मान लिया कि, और यहाँ से विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी, यानी कि एकांक समय में किसी विद्युत परिपथ से प्रवाहित होने वाले आवेश की जो मात्रा है वही क्या कहलाती है, विद्युत धारा। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड, इसको बोलेंगे कूलाम अपॉन सेकंड को एम्पियर। अब मैंने इस फॉर्मूले को चेंज करके लिख दिया,
और क्या लिख दिया, Q बराबर IT लिख दिया। I का मतलब क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, T क्या है, समय है, सेकंड। तो एम्पियर सेकंड देखो कहाँ दिख रहा है आपको, एम्पियर नहीं होगा, कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड जो मात्रक है, अभी मैंने बताया देखो, कूलाम प्रति सेकंड किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर प्रति सेकंड ये भी नहीं होगा, एम्पियर सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 35 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इसका आंसर बताओ, मैं चाय पी लेता हूं तब तक। पढ़ो इसको, क्या कह रहे हैं, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ कैसी होगी, ऋणावेशित हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, उदासीन होगी, या पहले ऋणावेशित होगी फिर धनावेशित होगी। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। क्या कह रहे हैं, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ कैसी होगी, क्या ऋणावेशित हो जाएगी, क्या धनावेशित हो जाएगी, क्या उदासीन हो जाएगी, या पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है। बताओ क्या आएगा। रेशम की जो छड़ है वो धनावेशित की तरह कार्य करती है, और जैसे ही ये इसके संपर्क में आएगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, अब देखना, यदि दो विद्युत आवेश के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। देखना नहीं पता हमें, छोड़ दो कोई बात नहीं। एक आवेश है और वो आवेश है Q1, और ये यहाँ पे दूसरा आवेश है Q2। इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R डिस्टेंस है। अब आप सोचना मैं कौन से नियम की बात कर रहा हूँ, जो कूलाम का नियम अपन पढ़ते हैं ना फोर्स के लिए, कि दो आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है तो लगने वाला बल क्या होगा। देखो मैं कह रहा हूं कि जो लगने वाला बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती होता है। अपने पास में एक कंडीशन आ गई, यानी कि दो आवेशों में लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। फिर देखना ये क्या कह रहा है कि F जो है इनके बीच की दूरी के वर्ग के, अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सुनो क्या है, दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती, लेकिन बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अब सुनना मेरा क्वेश्चन क्या था, दो आवेश मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी कि इस वाली दूरी को मैं क्या कर रहा हूं, आधा कर रहा हूं। मैं मान रख लेता हूं कुछ भी, मान लो यहाँ पे F का मान तो मेरे पास में था कितना 4, और R का मान कितना था, R का मान भी जैसे अपन 5 रख लेते हैं, इसको 2 मान लिया और इसको मैंने 4 मान लिया। रखो यहाँ पे देखो ये 2 है, फिर क्या है, R का मान कितना है 4 था। अब 4 का मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा तो R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा 16। आगे यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि R का स्क्वायर करना था। अब देखना क्वेश्चन क्या कह रहा था, मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए। पहले कितना था, ये 4 आधा था, इसका मतलब यहाँ पे 4 था तो इसको मैंने कितना कर दिया, 2 कर दिया। तो अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं होगा। अब ये देखो इसका कितना गुना कम है, गुना करके देखो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। आया कि नहीं आया इसका आंसर। तो ये क्या कह रहा है कि यदि दो आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, इसका 4 गुना इसका बल हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो कूलाम के नियम का क्वेश्चन है और विद्युत धारा ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला है, शुष्क सेल में निम्न में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल का मतलब क्या होता है, जो ड्राई सेल होते हैं जिनको एक बार काम में ले लिया। अब जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ऊपर जो है वो मेटल कैप है, और मेटल कैप हमेशा कैसी होती है, धनावेशित होती है, फिर नीचे ऋणावेशित भाग है। तो इसके अंदर बताओ क्या अमोनियम क्लोराइड को काम में लेंगे और जिंक क्लोराइड को काम में लेंगे। दूसरा है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, और अगला है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसका सही आंसर होगा NH4Cl और ZnCl2। दिख रहा होगा इसमें देखो, एनोड की जिंक इनर केस में है, कैथोड जो है ग्रेफाइट है, फिर ये मैग्नीशियम की जो प्लेट लगी हुई है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट को डीसी में, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है। मैंने बताया था ट्रांसफार्मर जो होता है वो उसके हाई वोल्टेज को क्या करता है, निम्न करता है, और निम्न को क्या करता है, उच्च करता है, यानी ऑक्सीकरण अपचयन उपचयन करने का कार्य करता है। तो क्या इन्वर्टर होगा, रेक्टिफायर होगा, ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसमीटर होगा। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। फिर देखो अगला, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है।
अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो पी प्रकार के होते हैं, एक एन प्रकार के, और इसमें भी अपन बात करें तो सिलिकॉन के अर्धचालक होते हैं और एक होते हैं किसके? जर्मेनियम के। देखो अर्धचालक नहीं है की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम भी अर्धचालक है। इसके अंदर 13, 14, 15 जब अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में बता दूंगा कि अगर अपन 13 की 14 में मिलाएंगे तो पी प्रकार के अर्धचालक बनेंगे, अगर 14 की अशुद्धि 15 की 14 में मिलाएंगे तो किस प्रकार के बनेंगे? एन प्रकार के। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं दो प्रकार के होंगे, 14 के अंदर मिलाना है, अगर 13 को 14 में मिलाएंगे तो पी प्रकार के, 15 को 14 में मिलाएंगे तो एन प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। और ध्यान रखना कि अर्धचालक कौन सा नहीं है, पारा जो है वो अर्धचालक नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो अगर अपन बात करें ओम के नियम की, तो ओम के नियमानुसार क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली आवेश की क्या होती है? समानुपाती होती है। तो अपन इसको हटाने के लिए क्या काम में लेंगे? V बराबर IR। ये किसका नियम है? ओम का नियम है। और फॉर्मूला ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछ लेगा कि I बराबर क्या होता है? V बटा R। देखो यहाँ पे V बराबर 1 बटा R है क्या? ये नहीं होगा। V बराबर R बटा I है, ये भी नहीं होगा। V बराबर IR, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल। देखो क्या बात कर रहा है? विजातीय आवेश। विजातीय आवेश का मतलब क्या होता है कि एक धनावेशित है तो दूसरा कैसा होगा? ऋणावेशित होगा। सजातीय की बात करें, सजातीय का मतलब क्या होगा? धनावेशित होगा एक तो दूसरा भी धनावेशित, एक ऋणावेशित तो दूसरा भी ऋणावेशित, और दोनों के बीच में क्या होगा? यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। और विजातीय आवेशों में हमेशा क्या होता है? आकर्षण। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, विजातीय आवेशों में तो क्या होगा? आकर्षण होगा। अगर धनावेशित है दूसरा ऋणावेशित, अलग अलग कैटेगरी के हो गए तो आकर्षण, अगर सेम कैटेगरी का होगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। तो विजातीय आवेशों में कैसा बल लगेगा? हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा। फिर ये समांतर क्रम के क्वेश्चन थे, इनको मैं बाद में करवा दूंगा। यह फॉर्मूला ध्यान में रखना आप। क्या होगा? ये जो संयोजन है वो कैसा है? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला जो काम में लेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3। कोई भी वैल्यू दी हुई हो इसके अंदर रखेंगे, सोल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा। अगर आप लोग शेयर करोगे तो और अधिक से अधिक क्लास लगवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।